नमस्कार। आज के इस इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 में लैब 4 जो कि ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पोर्टल पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पिछले सेशन में हमने अभी तक देख लिया है, हमारे 2 सेशन हो चुके हैं। लैब 4 के पहले सेशन में हमने देखा कि ई गवर्नेंस होता क्या है, और दूसरे सेशन में हमने देखा कि ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ई गवर्नेंस से फायदे क्या है, हमें क्यों ई गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ई गवर्नेंस के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन किन परेशानियों से हमें जूझना पड़ सकता है, उनके बारे में भी हमने अपने पिछले सेशन में चर्चा करी थी। आज इस सेशन में हम ई गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि अगर अपन अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उसमें ई गवर्नेंस क्या है और अभी तक ई गवर्नेंस से संबंधित क्या क्या कार्य किए जा चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इंडिया में नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 1987 में आया था। तो कह सकते हैं कि संचार की जो क्रांति है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो शुरुआत है, वो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। 1987 में नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क जो है NICENET, इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर DISNIC प्रोग्राम लाया गया, जिसके द्वारा जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज को कंप्यूटर से सुसज्जित किया गया था। ठीक है, ये हमारा एक दूसरा कह सकते हैं कि हमारी एक योजना थी। उस योजना में हमने क्या पाना था, उस योजना में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं पूरे कंट्री के, उन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज को कंप्यूटराइज्ड करना था। जो काम मैनुअल हो रहा था, फाइलों में हो रहा था, उन सबको कंप्यूटराइज्ड हमें करना था। ये हमारा दूसरा इसका जो चरण है, कह सकते हैं, वो था। ठीक है, तो 2006 में, अच्छा यहाँ पर एक दो टर्म आई, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। एक NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, आपने कई सारी वेबसाइट में देखा होगा, सरकारी वेबसाइट में लास्ट में नाम के आगे .nic.in लगा रहता है, .nic.in। तो ये हमारी एक सरकारी एजेंसी है, सरकारी उपक्रम है हमारे भारत सरकार का, जो कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, जो इंफॉर्मेशन, सूचना और ये ऑनलाइन चीजें और ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य मुख्यतः NIC करता है। ठीक है, तो NIC जो है वो हमारी एक ऐसी संस्था है, ऐसा उपक्रम है जो कि सरकार को ई गवर्नेंस को पाने में सहायता करती है। ठीक है, कैसे? ये वेबसाइट बनाना, डेटा सेंटर बनाना और नए नए जो एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस से संबंधित जो वेबसाइट्स हैं वो बनाना, ये सब काम जो है वो NIC करता है। ठीक है, 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो लाया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो लाया गया, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस,
DAR एंड PG, DAR एंड PG डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, और DEIT इन दो डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो है NEGP प्रोग्राम प्लान वो लाया गया 2006 में। ठीक है, और इसमें जो है जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था मेकिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी सर्विसेज हैं उन सरकारी सर्विसेज को एक आम आदमी तक पहुंचाना। किस लिए? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, रिलायबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, और आम आदमी के लिए एक अफोर्डेबल कॉस्ट में ये सर्विसेज उपलब्ध करवाने के लिए ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो लाया गया था 2006 में। ठीक है, तो इंडिया में हमने देखा कि 1987 में एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क लॉन्च किया गया। ये शुरुआत थी हमारे ई गवर्नेंस की। उसके बाद NIC ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं उन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज को कंप्यूटराइज्ड करने के लिए एक प्लान बनाया गया। फिर DEIT और DAR एंड PG ने 2006 में एक प्लान दिया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसका उद्देश्य जो था, जो एम था, वो मुख्य एम ये था कि भाई एक आम आदमी तक सरकारी योजनाएं, सरकारी सर्विसेज जो हैं वो एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और कम पैसे में, कॉस्ट इफेक्टिव, कम पैसे में, या जो जितना पैसा हम वहन कर सके एक आम आदमी, उसको उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। फिर ये जो नेशनल ई प्लान जो है इसने कई इनिशिएटिव लाए इसके द्वारा, जैसे कि डिजिटल इंडिया जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। किस लिए? कंट्री यानी हमारे देश को डिजिटली बनाने के लिए। ठीक है, और इसके जो मुख्य कंपोनेंट है वो क्या है? डेवलपिंग ए सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सुरक्षित और जो स्थायी हो, जो बार बार गड़बड़ ना करे, ऐसा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन डिजिटली उपलब्ध करवाना। अचीविंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, जो हमारा पूरे देश में डिजिटल शिक्षा को प्रदान करना, ये हमारा डिजिटल इंडिया के मुख्य एम थे। जो दूसरा इसका इनिशिएटिव है, जो दूसरा इसका उपक्रम है, जो दूसरा इसका एक उपलब्धि है योजना की, वो था आधार। आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया गया UIDAI द्वारा सभी जो हमारे देश के निवासी हैं उनको, और जो कि हर एक के लिए आइडेंटिटी का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित ये आधार कार्ड होता है। ठीक है, और आधार कार्ड के द्वारा आजकल आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जा सकता है। जो आपका नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP से आप वेरीफाई करोगे आपके डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। ठीक है, ये एक आजकल नया आपका जो है इसका प्रयोग हुआ है साइन का आधार के द्वारा। ठीक है, फिर एक तीसरा है mygov.in। mygov.in एक दूसरा पोर्टल है ई गवर्नेंस के लिए, और इसमें क्या है, नेशनल सिटीजन्स को एंगेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जो है अपने
आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती हैं उन पॉलिसीज में अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं mygov.in पर। ठीक है, तो एज ए आम आदमी आप जो है जो पॉलिसीज बन रही हैं उन पॉलिसीज में अपने सुझाव देकर और पार्टिसिपेट यानी कि उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक और पोर्टल है उमंग। उमंग जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है और मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनकी जो सर्विसेज हैं जैसे कि आधार हो गया, आधार से संबंधित हो गई, डिजिटल लॉकर से संबंधित हो गई, पैन कार्ड से संबंधित हो गई, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ उससे संबंधित हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन्होंने क्या किया, एक मोबाइल ऐप में उमंग एक ही मोबाइल ऐप उमंग में इन सारी चीजों को एक ही जगह पर हम सिटीजन्स को उपलब्ध करवा दिया। ठीक है, यानी कि अब हमें अलग अलग आधार के लिए कोई अलग, डिजिटल लॉकर के लिए कोई अलग, पैन के लिए कोई अलग, ये अलग अलग एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल एक उमंग नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सारी की सारी सुविधाएं इस उमंग के अंदर हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, फिर हमने अभी एक नाम लिया डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या होता है? डिजिटल लॉकर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सिक्योरली हम डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर, देखिए लॉकर का मतलब क्या है, लॉकर क्या होता है, लॉकर एक ऐसा अलमारी टाइप की या ऐसी कोई जगह होती है जहां पर हम अपने चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो डिजिटल लॉकर क्या हुआ, डिजिटल लॉकर का मतलब है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है, डिजिटल डॉक्यूमेंट को हम सुरक्षित तरीके से इस पोर्टल या इस वेबसाइट पर रख सकते हैं। जैसे कि हमारी मार्कशीट्स हो गई, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, हमारे डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गए, या जैसे कि आपका गैस का कनेक्शन का कॉपी हो गया और आपके आरसी की कॉपी होगी, आपके वाहन की जो व्हीकल है, आपकी जो मोटर है, आपकी जो गाड़ी है उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, उसका आरसी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और भी बहुत सारे जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हमें गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, वो आप डिजिटल लॉकर पे सुरक्षित रख सकते हैं और फिजिकल कॉपी उनकी लेके घूमने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कॉपी है उसे यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं और अगर कहीं यूज करना हो तो आप उसे यूज में ले सकते हैं। फिर एक है पे जीओवी फैसिलिटी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट्स जो है पब्लिक और प्राइवेट जितनी भी बैंक हैं उनके लिए उपलब्ध है। यानी कि आप जो है पे जीओवी का उपयोग करके पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक है आपकी मोबाइल सेवा। मोबाइल सेवा जो है वो क्या है, इसमें देखिए एम ऐप स्टोर हैज ओवर 200 live applications which can be used to access various government services। जैसे उमंग हमने देखा था वैसे ही ये आपका मोबाइल सेवा है। मोबाइल सेवा में भी क्या होगा, एक ऐप है इसमें आपकी एम ऐप करके, एम ऐप में 200 से अधिक सरकारी जो एप्लीकेशन, सरकारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो उपक्रम है, सरकार की जो सर्विसेज है की वेबसाइट है, उनको आप एक साथ एक ही एप्लीकेशन में यूज में ले सकते हैं या आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, फिर एक कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ये हमने पहले भी इसकी चर्चा करी थी हमारे पहले से वाले सेशन में कि आजकल जो है लैंड, जो भूमि से संबंधित जो काम है वो भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, आप अपने जमीन का कोई पट्टा निकलवाना चाहते हैं या जमीन की कोई रजिस्ट्री या निकलवाना चाहते हैं, खसरा नंबर की कॉपी निकलवाना चाहते हैं, तो ये सब काम आप जो है आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे आपके पास उपलब्ध है और बहुत ही आसानी से ये काम आप जो है वो काम में ले सकते हैं। ठीक है,
इनके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार के ई गवर्नेंस पोर्टल्स की। केंद्र सरकार के ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं ये सब के सब, ये हमने अभी तक उनकी बात करी। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने ई गवर्नेंस पोर्टल्स उपलब्ध करवा रही हैं लोगों को। जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में SSO सिंगल साइन ऑन करके, मैंने एक आपसे चर्चा करी थी, सिंगल साइन ऑन करके एक पोर्टल है, ई मित्र पोर्टल है। तो सिंगल साइन ऑन पोर्टल में आपका जो है वो सरकारी पोर्टल है और उसमें लगभग जो है अंदाजन 50 से अधिक एप्लीकेशन, 50 से अधिक सर्विसेज जो है वो एक ही पोर्टल में आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से हर सरकार जो है, हर राज्य सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल्स उपलब्ध करवाता है। जैसे कि अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो ई सेवा करके एक पोर्टल है जो कि पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट जो है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, बिजली का, पानी का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, ये सब जो है वो इस पोर्टल के द्वारा जो है नागरिक जो है, वहाँ के रहने वाले नागरिक जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट्स इशू होना, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट्स वगैरह हो गई, या जो भी सरकारी, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब जो है वो ई सेवा के द्वारा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है अपने सिटीजन्स या नागरिकों को। एक कर्नाटका का प्रोजेक्ट है खजाना प्रोजेक्ट। खजाना प्रोजेक्ट जो वो उस राज्य यानी कर्नाटका की जो ट्रेजरी सिस्टम है, उस ट्रेजरी सिस्टम के लिए खजाना प्रोजेक्ट करके एक पोर्टल बनाया कर्नाटका सरकार ने। फिर फ्रेंड्स करके एक केरला सरकार का पोर्टल है जो कि टैक्सेस और फाइनेंशियल ड्यूज जो है स्टेट गवर्नमेंट के, बिजनेसमैन के काम का पोर्टल है ये, वो इसको जो है उपयोग में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकवाणी प्रोजेक्ट करके है जो कि सिंगल विंडो सॉल्यूशन है। उसमें भी एक कई सारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, उन अलग अलग विभागों से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं उन सब को इस एक सिंगल पोर्टल पे उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली अभी हमने देखा कि इंडिया के संदर्भ में हमारे कौन ई गवर्नेंस का क्या स्थिति है, कौन कौन से पोर्टल्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं और जिनकी सुविधाएं हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिया के संदर्भ में ई गवर्नेंस। अभी हमने इनकी चर्चा करी, हमारे जो अलग अलग पोर्टल्स हैं। अब आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आप जो हमने जिन जिन पोर्टल की यहाँ पर चर्चा करी है उन पोर्टल को ओपन करिए और उन पोर्टल पे जाके आप देखिए कि आपके पास आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, और उनमें ये भी आप पता करने की कोशिश कीजिए कि इनमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कौन कौन से फंक्शनैलिटीज उपलब्ध नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, आपको ऐसा लगता है तो उनकी चर्चा भी हम यहाँ पर आपके साथ जरूर करेंगे। आप अपने जो नोटबुक है उसमें ये इश्यूज जो भी आपको लगते हैं हर एक पोर्टल के इंडिविजुअल, अलग अलग हर एक पोर्टल के, वो उस पोर्टल का नाम और उसके नीचे उसकी जो कमियां लग रही हैं या उसमें जो अच्छाई आपको लगी है वो अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे, ताकि हम अगले हमारा जो क्लास है, अगली जो सेशन है उसमें हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, और हमारा अगला जो सेशन होगा, अगले हमारे सेशन में हम एक एक करके कुछ पोर्टल्स जो इंडिया के पोर्टल्स हैं, जो भारत सरकार के, जो केंद्र सरकार के पोर्टल्स हैं, उनको एक एक करके थोड़ा और डिटेल में उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी पोर्टल्स जो हमने यहाँ पर देखे हैं, उन सभी पोर्टल्स को आपको एक बार विजिट करना है अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, उनको खोल के देखना है और उनको समझना है कि कौन कौन सी सुविधाएं उन पे उपलब्ध हैं, और अगर आप उनके अलावा और कोई सुविधा चाहते हैं
वो भी आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा जब अगले हमारा सेशन होगा उससे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।